नादाब हेलो डीडी प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। कभी कोई महकमा होता है, कभी कोई यूनिवर्सिटी होती है, या कभी कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसकी ज़रूरत होती है आवाम को, उस पर बात की जाती है और उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाती है। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है वो है लेबर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट JNK की। क्या है नए कानून हमारे लेबर के लिए, कौन होता है लेबर, कौन इस जुमरे में गिना जाता है, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का जुरिसडिक्शन कितना है, क्या उनका डोमेन है, इस पे बात करेंगे। और इन सब बातों पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है S चरणदीप सिंह जी को, जो कि हमारे लेबर कमिश्नर हैं JNK। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ये है क्या, ये कब वजूद में आया और क्यों वजूद में आया? देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं या कोई काम करवाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट जो उसका स्टेक होल्डर रहता है वो रहता है काम करने वाला जी। और दूसरा स्टेक होल्डर रहता है मेनली काम करवाने वाला। तो हम जब लेबर की बात करते हैं तो लेबर में वो आदमी जो काम करता है हमारे लिए, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूशन फॉर दैट मैटर से जुड़ा हुआ है, किसी फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, शॉप के साथ जुड़ा हुआ है। उसका जो भी वेलफेयर है, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उस हर चीज़ को जो हमारे कानून हैं उस दायरे में उसको ला करके, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है वो, और जो एम्प्लॉयर की तरफ से हो सकता है वो, उन सब चीज़ों का जो एक वेलफेयर का एस्पेक्ट है, उसकी फैमिली का अगर सोशल सिक्योरिटी को अगर आप देखें उसका जो एस्पेक्ट है, या वर्क प्लेस पे उसको किस तरह का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर वो मेल वर्कर है या वो फीमेल वर्कर है, उसमें कितने घंटे उसको काम करना है, किस तरह की वो सेफ्टी मेजर्स लेगा या कोई वो किट्स एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड करेगा अगर कोई हैज़र्डस एरिया है या हैज़र्डस सब्सटेंस को वो टच कर रहा है। उन सब चीज़ों का जो आप कह सकते हो लेखा जोखा जो है वो लेबर डिपार्टमेंट देखता है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ। और अब एक बुनियादी चीज़ आ जाती है जिसमें हम देखते हैं कि एक वर्कर जो है, एक डेफिनेशन जब हम उस पर आते हैं कि वर्कर एक्चुअली है कौन, कानून के दायरे में जो आदमी आता है वो कौन सा आदमी है। बिल्कुल। क्या वो वर्कर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम सड़क पे जाते हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या वो वर्कर है? क्या वो जो फैक्ट्री में काम करने वाला है वो वर्कर है? किसी दुकानदार के पास काम करने वाला वो वर्कर है? या कोई कंट्रैक्टर है, उसके आगे जो काम लोग करते हैं वो वर्कर है? तो हमारे पास तकरीबन कोई 29 एक्ट्स थे जो इन सब चीज़ों को देखते थे, जिसमें मेनली 4 चीज़ें आती थी। एक वेजिस, जो उसको सैलरी मिलती थी, उसका जो किस तरह से एम्प्लॉयर को देना होता था, कितनी देनी होती थी, एक वो रहता था। दूसरा उसकी सोशल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है उसको कैसे देखा जाता था। उसके अलावा कभी अगर तनाज़ा हो जाए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कुछ इशू है, उसके कानून थे। और एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, जो मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहा था, उनको देखते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया, एक लैंडमार्क स्टेप लिया। तो अब जो 29 हमारे एक्ट्स थे उनको सबस्यूम करके 4 लेबर कोड्स जो हैं वो 21 नवंबर 2025 से उनको इफेक्टिव कर दिया गया है, जिसमें हमारे एक कोड ऑन वेजेस है, जिसमें हमारे पुराने 4 एक्ट्स आते हैं जी। एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जैसे मैंने कहा, उसमें पुराने 3 एक्ट्स आते हैं। एक सोशल सिक्योरिटी कोड है जिसमें 9 पुराने एक्ट्स आते हैं, और एक चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के का कोड है, जिसमें पुराने 13 एक्ट सबस्यूम हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 29 जो हैं वो अब 4 कोड्स में आ जाते हैं। और इनमें कुल मिलाकर के, जैसे मैंने जिक्र किया कि किस तरह से हम उनको उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखेंगे, और बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ें हैं, आगे हम उस पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जिम्मेवारी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के पास है। बहुत खूब, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आइए पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? कामरान साहब, सवाल पूछें अपना। जी, मेरा सवाल है कि अगर मजदूरों के साथ वर्क प्लेस पे जांच होती है, कोई उनको कोई ग्रीवेंस हो जी, तो वो कहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं अपनी ग्रीवेंस? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सवाल पूछने के लिए। जवाब सुन लीजिए साहब से जी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सबसे पहले आपको
देखिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप सीधा जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसमें जो हमारे मेल जो ईमेल होते हैं उस पर आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिसेज हैं, पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 ऑफिसेज हैं। उसके अलावा लेबर ऑफिसर्स और लेबर इंस्पेक्टर्स हैं अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन में। उसके अलावा एक और हमने एक स्टेप लिया था, वेडनेसडे को मैं एक श्रमिक वार्ता करता हूँ जिसमें मैं सभी जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सभी जो हमारे ओहदेदार हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स डाउन बिलो, मेरे डिप्टी लेबर कमिश्नर्स, उनके साथ बैठ करके, और जैसे कमरान साहब जैसे कोई लोग हैं जिनको कोई ग्रीवांस रहती है उनको भी हम ऑनलाइन जोड़ते हैं। वो श्रमिक वार्ता करते हैं। इसके अलावा हमारा एक श्रमिक मित्र करके कॉल सेंटर आप कह लें कि एक 24/7 अप्रोक्सीमेटली वो काम करता है। तो वो एक कॉल भी वहाँ पे कर सकते हैं, और सभी जगह पे किसी भी तरह की कोई ग्रीवांस हो उसको एड्रेस करने के लिए हमें सभी लोग तैयार हैं। कामरान साहब भी उसमें अप्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हमारे लेबर कोड्स की, कि अब 4 हो रखे हैं, 29 को 4 में डिवाइड करके अब वो 4 है हमारे पास। तो इनको जो इम्प्लीमेंट किया गया, नवंबर से ये शुरू हुए हैं, नवंबर 2025 से, तो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और क्या फ़ायदे हैं इन कोड्स के? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि दीज कोड्स हैव बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर। दैट मीन्स कि उसमें कुछ जो रूल्स बनाने हैं, जैसे हमने 4 कोड्स बनाए हैं, तो उन 4 कोड्स के कुछ रूल्स बनाने थे। उन रूल्स बनाने के बाद ही वो 100% उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। मेकिंग इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटिंग आर 2 सेपरेट थिंग्स। तो उसमें हमारे जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो पब्लिक डोमेन में जो है ज़ाब्ते के हिसाब से 45 डेज़ और 30 डेज़ के लिए रखने थे, वो हमारे पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुके हैं। जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है वो फाइनली नोटिफाई हो चुका है। जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस वाला है वो भी उसकी जो 45 डेज़ की बुनियाद थी उसमें फीडबैक आ चुकी हैं, वो भी जल्दी फाइनली नोटिफाई होगा। और आपके माध्यम से मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अभी हमारे जो कोड ऑन वेजेस पे जो हमारे J&K के ड्राफ्ट रूल्स हैं और जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड के ड्राफ्ट रूल्स हैं वो अभी भी पब्लिक डोमेन में हैं। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पब्लिक डोमेन में रखने का, लोगों को जानकारी देने का मतलब ये रहता है कि अब अगर आपको किसी चीज़ में उसमें अमेंडमेंट की, तरमीम की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि आपने ये जो प्रोसेस, ये जो मैकेनिज्म यहाँ रखा है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, या कोई कमेटी रखी है तो उसमें कोई और आदमी ऐड किया जाए, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप उसको एक बार देख लें दोनों को, और जहाँ जहाँ भी आप फीडबैक देना चाहें उसमें मेल भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिए हैं कॉन्टैक्ट पर्सनस के, आप वहाँ दे दीजिए, सो दैट आपकी फीडबैक, आपका इनपुट लेकर के हम उसको फाइनली नोटिफाई करें। सो बुनियादी जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उससे पहले बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना कि इन कोड्स में आखिर नया क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का एक रिलेशनशिप रहता है, और बुनियादी जैसे हमारा जो कामकाज है उसमें यह है कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलें, जहां हम एम्प्लॉई की वेलफेयर की बात करें, वहां एम्प्लॉयर का जो इंटरेस्ट है उसको भी वॉच करें। ऐसा एम्प्लॉय जो उनको परेशानी करे उसको भी हमें ज़ाब्ते के हिसाब से देखना है। तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी लैंडमार्क स्टेप जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से आया है, एंड इट्स एक्चुअली अ बैलेंसिंग एक्ट कि एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो अब ये ज़रूरी है एम्प्लॉयर के लिए, इट इज़ मैंडेटरी टू इशू एन अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे हम सरकारी तौर पे जब हम अपना काम लेते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिया जाता है, लेकिन पहले इस सेक्टर में कभी अपॉइंटमेंट लेटर सबके लिए नहीं था। किस जगह पे हुआ होगा, से किसी फैक्ट्री में भी देते होंगे, या होटल इंडस्ट्री में कभी अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, लेकिन अब ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी वुड मीन कि अगर कोई नहीं इशू करता है तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो आप हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में, यूटीज़ में स्टडी किया गया, अक्रॉस द वर्ल्ड देखा गया कि जो मिनिमम वेजेस नॉर्मल कोर्स में कैसी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि हमारे यहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स में, यूटीज़ में अपनी अपनी मिनिमम वेजेस है, तो उन्होंने इस कोड में, इन कोड्स का जब इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है तो ये फैसला लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक नेशनल फ्लोर वेज डिसाइड कर दिया जाएगा कि इतना नेशनल फ्लोर वेज होगा, यूनिफॉर्म, और ये मैंडेटरी है स्टेट्स और यूटीज के लिए कि उससे नीचे आप अपना मिनिमम वेज नहीं रख सकते। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है। थर्ड,
जो हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, हार्मोनाइजेशन की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जो हमारे कानून थे वेजेस को, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट था या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, उसमें कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स थे। कानून के पास साथ एक शेड्यूल लगाया गया था कि इन एस्टेब्लिशमेंट्स में, इन ऑक्यूपेशंस में, इन ट्रेड्स या प्रोफेशंस में जो लोग हैं उन पे ही ये लागू होगा। नाउ देयर इज नो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। हर एक एम्प्लॉयमेंट जो है, हर एक वर्कर है, वो अब इस कानून के दायरे में आ गया है। अगर उसको वेज प्रॉपरली नहीं मिल रही है, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कुछ और दुश्वारी उसको आ रही है, तो वो हमारे पास आ सकता है और ज़ाब्ते के हिसाब से हम कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैटरनिटी बेनिफिट की जैसे मैंने बात की, 26 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट है फीमेल वर्कर के लिए। रात को अगर वो काम करना चाहें 7 बजे से बाद और 6 बजे से पहले सुबह के, उनकी कंसेंट लेकर के वो भी अलाउड है। इसके अलावा अगर किसी के साथ छोटा बच्चा है तो क्रच की फैसिलिटी भी जो एम्प्लॉयर है उसको प्रोवाइड करना जरूरी है। हेल्थ जो है उसका चेकअप करवाना मैंडेटरी है। अगर उसका एम्प्लॉय 40 ईयर से अबव है तो साल में एक बार उसका हेल्थ चेकअप करवाना मैंडेटरी है। ये कुछ चीजें हैं। और इसके अलावा जो वेजेस हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेज का मैं जिक्र करूं। पहले ये होता था, जो देखा गया इन द रिसर्च व्हाट हैज बीन फाउंड, कि वेज की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि आपका एक बेसिक पे है, फिर आपकी एक डीए की बात करते हैं, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटेंशन अलाउंस। उसके अलावा जो भी आपकी रिम्यूनरेशंस हैं, जो भी आपकी कन्वेंस चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा हैं, अलाउंसेस हैं, वो वेज में पहले देखा गया कि वो लोग ऐड कर देते थे एंड देन दे वुड से दैट वी आर कंप्लाइंग विद द मिनिमम वेजेस। अब ये कहा गया है कि अगर वो अलाउंसेस 50% ऑफ दैट वेज, जो मैंने कहा बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस रिटेंशन अलाउंस से ज्यादा हैं, 50% से ज्यादा हैं, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द वेज। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेज बन जाता है एक अमाउंट, तो मैंडेटरी है एक एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन देनी होती है। आप जानते हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता चलूं कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, और इसकी एक एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस सोसाइटी है हमारे JNK में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सर उसके गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन है। उनकी सदारत में हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज चल रही हैं और उनका मुफ्त इलाज वहाँ किया जाता है और उनको मेडिसिन दी जाती हैं और जो मेडिकल रीइंबर्समेंट्स होती हैं। और आप देखेंगे दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जहां हमारा एक वर्कर जो है, अगर वो इंश्योर्ड है इस स्कीम के तहत, तो कोई लिमिट नहीं है कि हम उसको मेडिकल रीइंबर्स कर पाएं। 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी उसको जरूरत पड़ती है वो दे सकते हैं। तो जब वेज बढ़ जाती है तो ESI की जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के साइड से वो भी बढ़ जाएगी, और जो एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को है वो भी बढ़ जाएगा। सो दैट वे इट इज हेल्पफुल टू द एम्प्लॉय साइड। नो कमिंग टू द एम्प्लॉयर साइड, हम ये देखते थे कि कानून जो पुराने मैंने 2829 का जिक्र किया, 8 या 9 रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी एम्प्लॉयर को। अब वो देयर विल बी सिंगल रजिस्ट्रेशन, उसको 4 5 6 जगह लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर वो कंट्रैक्टर है तो कंट्रैक्टर का लाइसेंस लेना पड़ता था, एस्टेब्लिशमेंट है तो एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता, अगर वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर वाला कंट्रैक्टर है तो उसको वो लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। नाउ अंडर दीज कोड्स he or she will have to seek only one license. So one registration, one license. And third very important part is, हम बहुत सारे कानून में हमें रिटर्न्स लेने होते थे। Now there will be single return that will be called an integrated return. तो सिंगल लाइसेंस, सिंगल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। आप अगर यहाँ बैठ करके दुनिया कंट्री में किसी जगह भी काम करना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक ही लाइसेंस चाहिए, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, और आप सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करेंगे। आपको बहुत सारे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारी इंस्पेक्शंस होती थी, मल्टीपल इंस्पेक्शंस कभी क्या करते थे, नाउ देयर विल बी अ वेब बेस्ड इंस्पेक्शन, नो ह्यूमन इंटरफेस, हमारी रेंडमाइजेशन होकर के वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस होगी। इंप्रूवमेंट जो जहां जरूरत पड़ेगी करने के लिए, वो इंप्रूवमेंट हमारे लोग नोटिस दे करके 30 डेज में इंप्रूवमेंट मांगेंगे, और रिस्क बेस्ड, वेब बेस्ड और कंप्लायंस भी डिजिटाइज्ड हमें वहां से मिलेगी। एक और एम्प्लॉयर साइड का जो इंपॉर्टेंट रहता है, कभी हम देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते थे जी, और फिर वो कभी कानून के हिसाब से कहीं केस कर देते थे। अब उनको मैंडेटरी है 14 डेज नोटिस देना, 14 दिन का नोटिस वो एम्प्लॉय देगा, और उस 14 दिन के दौरान फिर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होंगी। वहां एक वर्क्स कमेटी बनी है, एक ग्रीवांसेस रिडर्सल कमेटी बनी है, और एम्प्लॉय साइड से जो ट्रेड यूनियंस हैं, नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल्स बनी हैं जो अपनी बात रख पाएंगे। तो पहले कंसिलिएशन होगी, अगर खुदा ना खास्ता
एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ दिक्कत रहती है, 14 डेज का प्रायर नोटिस देने के बाद दे कैन गो ऑन स्ट्राइक। एंड सिमिलरली ऑन द एम्प्लॉय साइड, अगर सपोज किसी को कोई ले ऑफ करना है, सपोज कुछ लोगों को बाहर निकालना है या रिट्रेंचमेंट करनी है, जैसे अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस आया, वी वर लकी कि यहाँ उसका असर उतना असर नहीं था, और ये भी देखा कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स थे वो भी बड़े दिल वाले थे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों को भी रखा। वी डिडंट रिसीव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दोज एम्प्लॉयर्स। लेकिन उस समय हमें ये शक था, डर था कि कहीं ऐसा ले ऑफ रिट्रेंचमेंट ना हो जाए। लेकिन अब इस लेबर कोड के हिसाब से अब जो रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ करनी है, पहले 100 वर्कर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, नो फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयर। अब उनके अगर 300 वर्कर्स हैं तो तब वो रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ के लिए परमिशंस ले सकते हैं। सो कुल मिलाकर के अगर आप वेजेस की बात करो, सोशल सिक्योरिटी की बात करो, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करो, या उनके वर्क प्लेस पे जो कंडीसिव एटमॉस्फेयर की बात करो, उन सब चीजों का लेखा जोखा जो है वो लेबर कोड्स में है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई फॉरगेट, कि जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, वर्किंग आवर्स में कभी अगर उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, 8 घंटे से ज्यादा अगर वो काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम मिलता है, एंड ओवर टाइम इज ऑलवेज डबल दी वेजेस। तो ये इन सब चीजों का भी इन लेबर कोड्स में ध्यान रखा गया है। बहुत खूब। आपने बात की कि हमारे पास अब जो टाइम है एक लेबर के लिए 8 घंटे का है, इस 8 घंटे में लगातार उसको काम करना है, या इन 8 घंटों में उसके पास कोई ब्रेक टाइम होता है जिससे उसे बाद में कॉम्पनसेट करना है? इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने ये क्वेश्चन पूछा है यार, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा। जी प्लीज। हमारे जो कानून में है कि आप एक हफ्ते में 48 आवर्स काम ले सकते हैं, और एक हफ्ते में मैंडेटरी है 24 घंटे की उनको रेस्ट देना, दैट मीन्स 1 डे रेस्ट। अब एक वर्ड कानून में लिखा है स्प्रेड ओवर, दैट स्प्रेड ओवर मीन्स कि एक दिन में आप एक आदमी से मैक्सिमम 12 घंटे काम ले सकते हैं। सो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि 12 घंटे तक अगर वो काम करता है एक दिन में, तो वो 4 दिन ही काम करेगा, ठीक है? 12 into 4 is 48 हो गया। लेकिन अगर वो 8 घंटे काम करता है, जो आपने सवाल पूछा, तो 8 घंटे में उसको रेस्ट भी करनी है, तो एक टाइम पे एट ए स्ट्रेच सिर्फ 5 घंटे काम कर सकता है, उसके बाद उसको रेस्ट देनी ही देनी है, मैंडेटरी है। और अगर आप बात करें कि उसके बाद उसको आधा घंटा रेस्ट देनी है, फिर वो टेकअप कर सकता है। लेकिन अगर उसका 6 डेज का काम है और दिन में उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दी, जो उनका आपस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है, तो वो ओवर टाइम का पर आवर के बेसिस पे डबल दी वेजेस उसको मिलेगा। बट 48 आवर्स के ऊपर नहीं, वीक में वो काम नहीं अलाउड है, नॉट अलाउड, वो नहीं कर सकता। अब अगर कोई लेबर काम करता है दिन में 8 घंटा और उसके बाद उसे नाइट शिफ्ट में काम मिलता है इसी काम पर, वो जो नाइट शिफ्ट का काम होगा क्या वो कर सकता है? और अगर करता है तो क्या उस पर भी यही डबल उसको पेमेंट मिलेगा या कुछ और कानून है? देखिए, इसमें एक दिन में 8 घंटे, एक दिन का मतलब हो गया 24 आवर्स में 8 घंटे। अगर 8 घंटे से ज्यादा वो काम कर रहा है तो 8 घंटे से ज्यादा काम जो भी उसने किया है वो ओवर टाइम माना जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर उससे काम ले सकता है अगर उसको उनकी आपस की एडजस्टमेंट है कि वो उसके 10 घंटे काम लेता है। एक दिन उसने 10 लिया, फिर 10 लिया, अगले दिन फिर 8 ले लिया, ऐसे करके वो 48 तक ले सकता बराबर कर दिया। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा काम लेता है 48 आवर्स से उसका, तो उसको ओवर टाइम देना ही देना है। और हमने बहुत सारी केसेस में मैं आप जरूर जिक्र करूं कि इंडस्ट्रीज में अब जरूरत पड़ती है लोगों को काम करवाने की, तो हमने 3 शिफ्ट परमिशन भी दे रखी है एम्प्लॉयर्स को, बट उन्होंने एक रोस्टर मेंटेन कर रखा हुआ है कि इस 8 घंटे में दिस टीम ऑफ वर्कर्स विल वर्क, एंड सिमिलरली बाकी जो 3 शिफ्ट्स हैं उसमें वो टीम ऑफ जो है वर्कर्स विल वर्क। दैट मींस कुल मिला के 3 शिफ्ट में काम हो सकता है, लेकिन एक लेबर सिर्फ एक शिफ्ट में काम कर सकता है। हाँ। और अगर वो और ज्यादा काम करना चाहे अपनी मर्जी से तो वो उसको ओवर टाइम में उसको पेमेंट उसका हो जाएगा। जो एक लेबर है, एक लेबर के पास जैसा कि आपने कहा कि उसे हम किसी भी, जब अगर कोई मेडिकल इशू हो जाता है एक लेबर को उसे हम मेडिकल जो भी ग्रांट्स हैं वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना उसको खर्चा होगा वो तो ठीक है। लेकिन अगर अब काम करते करते किसी लेबर की डेथ हो गई, चाहे एक्सीडेंटल हुई या काम करते करते बीमार हो गया और घर जाके उसकी डेथ होगी, तो इसको कैसे देखता है लेबर लॉ? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहता है कभी काम करते करते किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए। हमने देखा है कि कभी वो फिजिकली टेम्पररी डिसेबलमेंट कुछ आ जाती है, या परमानेंट खुदा ना खास्ता, या अनफॉर्चुनेटली कभी किसी की डेथ भी वर्क प्लेस पे हो जाती है।
तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। एक तो जो डेथ है जी। बहुत सारी बार ऐसा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जो इस लेबर कोड में वो समझने के बाद, रिसर्च के बाद दे हैव बिकम पार्ट, कि कभी ऐसा भी होता था कि एक आदमी अपने घर से चल के अपने वर्क प्लेस पे जाता था, लेकिन इस दौरान वो किसी जगह पे उसको प्रॉब्लम आ जाती थी, तो वो पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं माना जाता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी ऐसी केसेस गए, तो वो वहां कहा गया कि नहीं, सिंस ही हैज कम आउट ऑफ हिज हाउस फॉर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, तो पार्ट ऑफ ड्यूटी हो गया वो। आज वही चीज लेबर कोड में है कि वो पार्ट ऑफ ड्यूटी माना जाएगा। मिलेगा क्या? हमारा जो पहला जो कानून था एम्प्लॉइज कंपनसेशन का, उसमें एक मेथड है, देयर इज अ मेथड टू कैलकुलेट कि उसको कंपनसेशन कितनी मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि उसका ईयर ऑफ सर्विस कितना है, उसकी वेजेस कितनी हैं, और उसका बाकी जो कितना काम बचा हुआ था, मीन्स ये एज के हिसाब से कितना बचा हुआ था, उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर दिया जाता है। जो आपने ईएसआई की बात की, तो ईएसआई में मैं आपको बुनियादी बताऊं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्कर की भी रहती है, विच इज द इंश्योर्ड पर्सन, वो 0.75% ऑफ हिज और हर वेजेस आती है, और जो एम्प्लॉयर है वो 3.25% ऑफ वेजेस ऑफ दैट एम्प्लॉयर रहता है। उसमें अगर किसी बंदे को कुछ वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका पूरा इलाज, उसके अलावा अगर वो बीमार पड़ता है तो एक सिकनेस सर्टिफिकेट जो है वो हमारी डिस्पेंसरीज उसको इश्यू करती हैं, बिकॉज ही इज सिक, तो वो जो पैसा है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से तो मिल जाएगा। 70% ऑफ द वेजेस वो उसके खाते में चला जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन भी उसको मिल रहा है। इसके अलावा एक एम्प्लॉइज डायरेक्ट इंश्योरेंस लिंक्ड एक इंश्योरेंस स्कीम है EDLI करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें भी 2.5 लाख मिनिमम और 7.5 लाख मैक्सिमम, ये भी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाए उससे ये पैसा मिलता है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए पहले कॉल ले लेते हैं, बाद में कुछ और बात करें इसके मजीद। फिलहाल कॉलर। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गया। हम बात कर रहे थे ये जो वेजेस की हम बात कर रहे हैं, एक इंसान जो एक मेसन है, स्किल्ड वर्कर, उसका वेज और उसके साथ में जो उसका मजदूर है उसके वेजेस, क्या ये बराबर होंगे या इसमें कोई डिफरेंस होगा? फॉर दैट मैटर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो IT प्रोफेशनल्स हैं, कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रिशियन है, तो इनके वेजेस कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं? देखिए, जो आपने IT प्रोफेशनल्स की बात की, तो एक रिवोल्यूशनरी जो स्टेप लिया गया इस लेबर कोड में इंक्लूजन का, वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एक नया टाइप ऑफ वर्कर जो है, जो नॉर्मल जो एक एम्प्लॉयर ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप्स है उसके बाहर वर्कर था, तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर भी आज की डेट में वर्कर है, और वो भी मैंडेटेड है अंडर द लॉ। उसको जो भी सुविधाएं बाकी वर्कर्स को मिलनी है उसको भी मिलेंगी, और उसके लिए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाया जाएगा उसकी देखरेख करने के लिए। अब आता है कि जो वेज है, उस वेज को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? तो वो 3-4 मापदंड हैं। एक मापदंड रहता है कि हम जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं। हमने भी अभी जब अपना रूल्स बनाने थे तो उसमें भी हमने देखा, एक आदमी शहर में काम करता है, एक आदमी गांव में काम करता है, तो जियोग्राफिकल एरिया को देख करके होता है। दूसरा, हम जो स्किल की बात करते हैं, एक आदमी जो है वो अनस्किल्ड है, उसको जो काम उसको दिया गया है उसमें स्किल की जरूरत नहीं है, तो हम उसको अनस्किल्ड वर्कर मानते हैं। फिर एक आदमी है जो सेमी स्किल्ड है। सेमी स्किल्ड का मतलब है कि उसने कुछ सालों से वो काम सीखा है, कुछ एक्सपीरियंस है, सेमी स्किल्ड मानते हैं। फिर एक काम हम कहते हैं ये स्किल्ड काम है, किसी ने कोई इसे डिप्लोमा कर रखा है, तो वो स्किल्ड कैटेगरी में आता है। और एक हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आता है कि ये वो काम है जो इस आदमी के अलावा, जैसे आपने IT की बात की, ये इस आदमी के अलावा जो कंप्यूटर साइंस जानता है, जो IT आर्किटेक्चर जानता है, IT प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर की जानकारी रखता है, वो हाईली स्किल्ड आदमी है। तो इस बेसिस पे जो हमारा पुराना कानून था, उस बेसिस पे हमारी जो वेजेस हैं वो ऑलरेडी नोटिफाइड करी हुई हैं, 2022 की नोटिफिकेशन है। बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड्स एंड आफ्टर द नोटिफिकेशन, जो मैंने कहा नेशनल फ्लोर वेज की, हमारी ये भी डिसाइड हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए लेते हैं कॉल। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं? सर मैं साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से। जी साहिल साहब, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है सर से, ये नए लेबर कोड्स जो हैं वो पूरी तरह कब से लागू हो रहे हैं,
और एम्प्लॉयज की सैलरी स्ट्रक्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा, बस मेरा यही क्वेश्चन था। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब सवाल पूछने के लिए, जवाब सुन लीजिए। साहिल साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे लगता है आपके सवाल पूछने से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी, जानकारी मिलेगी। पहला तो ये आपने पूछा कि लेबर कोड्स कब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो कानून के मुताबिक जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारे सभी रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे तो लेबर कोड्स आप समझिए कि इम्प्लीमेंट हो गए। जिसमें मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के रूल्स हैं वो फाइनली नोटिफाई हो चुके हैं, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस की जो हम जिक्र कर रहे थे वो फाइनल नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही वो हो जाएगा तो वो आपका वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी दो चीज़ों की जो रिक्वेस्ट की थी मैंने शुरू में, फिर से कहूँगा कि जो हमारे रूल्स हैं, ड्राफ्ट रूल्स वेजेस को लेकर के, और जो ड्राफ्ट रूल्स हमारे सोशल सिक्योरिटी को लेकर के हैं, वो पब्लिक डोमेन में हैं, हमारी वेबसाइट्स पे हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी थे, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। जैसे ही 45 डेज़ का टाइम पीरियड जो हमने दे रखा है वो ख़त्म होता है इन कोड्स जो ड्राफ्ट रूल्स में, फाइनली जैसे ही नोटिफाई होता है, आपको मालूम है कि जब हमारी नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट गजट में जब आ जाता है उस दिन से वो लागू होना शुरू हो जाएगा। सेकंड पार्ट, आपने जो वेजेस की बात करी है वो मैंने पहले भी जिक्र करा था कि पहले वेजेस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स मींस कि जो एक एस्टेब्लिशमेंट का या ट्रेड का या प्रोफेशन का नाम उस कानून में दिया गया था उनके ऊपर वो लागू किया जाता था। लेकिन अब हर वर्कर जो काम करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, अनऑर्गेनाइज में करता है, फॉर्मल इनफॉर्मल में काम करता है, उन सब के ऊपर वो लागू होगा। लेकिन वो लागू तब होगा जब नेशनल फ्लोर वेज की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी, हमारा जो बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा वेजेस को लेकर के, मिनिमम वेजेस को, फिर हमारी नोटिफिकेशन निकलेगी एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल वर्कर्स। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हमारे लेबरर्स की। जो लेबर हमारा है, से फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की, एक लेबर जो काम करता है साइट पर, उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। क्या उसे खुद रजिस्टर करना है या उसका एम्प्लॉयर रजिस्टर करेगा उसे? या आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल ऐसे काम कर रहे हैं, उनका कौन इसका रजिस्ट्रेशन कौन ढूंढेगा उनकी, और उनको जो ये बेनिफिट्स हैं उन्हें कैसे मिलेंगे, कौन दिलाएगा उन्हें? ओके, सो टू पार्ट्स टू दिस। एक तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स, अब जो सेल्स प्रमोशन एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते थे, जो सेल्स की प्रमोशन किया करते थे, दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एज वर्कर, नंबर वन। नंबर टू, हमारे जो ऑडियो वीडियो वर्कर्स हैं, स्टंट मैन हैं, दे हैव आल्सो नाउ बीन इंक्लूडेड एज वर्कर। दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी इज की रजिस्ट्रेशन हमारी 2-3-4 तरह की है। एक रजिस्ट्रेशन है, हमारा एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, उसे ई श्रम पोर्टल के नाम से जाना जाता है, और आज हमारे पास अराउंड 36 लाख प्लस उस पोर्टल पे वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। अब दूसरी रजिस्ट्रेशन जो आपने कही, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, वो खुद भी कर सकता है, जैसे कोई वर्कर है तो खुद भी कर सकता है। जो CSCs है हमारी, जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर भी कर सकता है, तो ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सेकेंड रजिस्ट्रेशन इज रिगार्डिंग दी ESI। अगर वो इंश्योरेंस जो हम बात करते हैं, इंश्योरेंस की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की, या जो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन उसको देनी होती है, वो ज़ाब्ते के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसके एम्प्लॉयर को करनी है। उस एम्प्लॉयर को ये रिटर्न फाइल करना है, ये डिक्लेयर करना है कि ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, और क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयर के लिए कि वो उसको डिक्लेयर करे, और फिर उनकी कंट्रीब्यूशंस बोथ फॉर ESI एंड फॉर EPF वो करे। अगर वो इनकेस नहीं करता है, सपोज ऐसा बहुत बार देखा गया है, नहीं करता है, तो कानून में पेनल्टी है, कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई जो है इनिशिएट की जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से जो लोग एम्प्लॉयर हमारे इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ कहीं उनको अभी दुश्वारी आ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमनेस्टी स्कीम भी लॉन्च की थी कि उसमें अगर आप ने पीछे नहीं कंट्रीब्यूशन दिया है पिछले देर में, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन आप आगे से उसको स्टार्ट करिए। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जहाँ प्रोविडेंट फंड की बात आती है या ESI की बात आती है, पहले एक टाइम ऐसा था कि कहा जाता था एक नंबर ऑफ उनके पास वर्कर्स होंगे, इस नंबर से ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे, और अगर इससे कम वर्कर्स होंगे तो हम इसमें नहीं आते। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, इंपॉर्टेंट देखिए, कानून जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट जो आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट में है, तो उसमें एक तो वर्कर का नंबर है और दूसरा एक वेज की सीलिंग है।
अगर एक आदमी किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और उस एस्टेब्लिशमेंट के 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं और उन वर्कर्स की वेज अगर 15,000 से कम है तो वो इसमें इस जो ब्रैकेट में आता है। लेकिन जो ESI है, ESI में ये वेज जो लिमिट है दैट इज अराउंड 21,000। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो स्पेशली एबल्ड है तो दैट इज 24,000 एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स मैंडेटरी इज 10 और अबव। सो यू आर राइट कि इसमें एक नंबर है और एक वेज है, बट ऑन दी अदर साइड जो उससे कम लोग हैं, अगर वर्कर्स कम हैं तो उनको मनाही नहीं है कि वो ESI में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते या अपना प्रोविडेंट फंड नहीं दे सकते। तो हमने ये भी देखा है कि जहाँ एक तरफ कानून मैंडेट करता है, मैंडेटरी है लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना, उसके अलावा वॉलंटरी भी लोगों ने कंट्रीब्यूट करा हुआ है। तो ये जो ज़ाब्ते के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलता है। मिनिमम वेज पर हम बात करते हैं, अक्रॉस द नेशन बात होती है मिनिमम वेजेस पर। कई जगहों पर हमने देखा है कि एक लेबर जिसे मालूम है वो स्किल्ड है, वो वेजेस कुछ ज़्यादा मांगता है एक एम्प्लॉयर से, उसे डिपार्टमेंट कैसे देखता है? देखिए, दो तरह के इसमें एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट रहता है कि जो हम अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, जहां हमें नजर आता है, वी कैन सी द एम्प्लॉय एंड वी कैन आल्सो सी द एम्प्लॉयर बिकॉज दे आर समवेयर इन द बुक्स। देन देयर इज अनदर कैटेगरी जहां पे सपोज हम लोग काम करवाते हैं घर पे, वी आस्क कारपेंटर टू कम, और कारपेंटर अपने हिसाब से पैसे मांग लेता है। वी हैव समबडी जो टाइल लगाता है, मार्बल लगाता है, एज यू सेड अर्लियर आल्सो, कोई मैसन है, तो उनका रेट जो है वो किस तरह से फिक्स कर दिया जाए। और जैसे मैंने जिक्र किया, एक तो रेट है जो हम नोटिफाई कर दिए, नोटिफाइड रेट है। उस नोटिफाइड रेट को अगर कोई आदमी, जैसे हम कोई काम करवा रहे हैं या कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम हो रहा है, वो बंदा उसके लिए काम कर रहा है, वर्कर, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट में मैसन भी एक नाम है, कारपेंटर भी एक नाम है, आई मीन नेम ऑफ द वर्कर, प्लम्बर भी एक नाम है, उनके लिए हमने नोटिफाई कर दिया है। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि अब ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट से हट करके अब ये सब जगह एप्लीकेबल है। तो जब एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की ना आकर के एक टेम्पररी फेज के लिए कोई आदमी हमारे लिए काम करता है, तो अगर उसको कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको उस एम्बिट में, उस दायरे में काम करना है, चाहे वो आपके पर्सनल काम कर रहा है या एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है, तो द कंसर्न अथॉरिटीज कैन बी अप्रोच्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी शिकायत एक एम्प्लॉयर कहाँ कर सकता है? जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे जो इसमें कानून में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं या इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, अभी नोटिफिकेशंस बाकी भी निकलनी है। हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर्स हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, या मेरा ऑफिस है डिप्टी लेबर कमिश्नर का, दोनों जगहों पे वहाँ कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला, आज तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है और हमारे सब लोगों के जो ऑफिसर्स के नंबर जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेनी टाइम्स वी एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑन द व्हाट्सएप आल्सो। श्रमिक वार्ता का मैंने जिक्र किया था। ये श्रमिक वार्ता कब होती है और किस तरह से होती है? ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपने एस्पेक्ट अभी टच किया, क्योंकि श्रमिक वार्ता हमारा काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है और हमने कोई 17-18 एपिसोड उसमें कर दिए हैं। हर वेडनेसडे को हमारी कोशिश रहती थी पहले, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने कहा कि हम अल्टरनेट जो है वेडनेसडे को करते हैं, जिसमें हम एडवांस में लोगों की ग्रीवांसेस ले लेते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी उस दिन आ जाए, दोनों आ जाएं, वरना एम्प्लॉई तो आता ही है। हमने इस श्रमिक वार्ता में लोगों को जो कंपनसेशन है वो दिलाई है, वेजेस बहुत सारी जगहों पे दिलाई हैं। एंड आई वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हमारी एक तो रिक्वेस्ट पर ही जो एम्प्लॉयर हैं दे कम टू द रेस्क्यू ऑफ द एम्प्लॉई। और ये वेडनेसडे को होता है, मैंने कहा ऑनलाइन होता है, सभी हमारे ऑफिसेज ऑनलाइन जुड़ते हैं एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व एज मेनी ग्रीवेंसेज एज पॉसिबल ऑफ दोज एम्प्लॉइज। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, प्राइवेट स्कूल टीचर्स की एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि हमें सैलरीज बड़ी कम मिलती है, हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। कैसे देखता है डिपार्टमेंट से? देखिए, मैं श्रमिक वार्ता का जैसे जिक्र कर रहा था तो उसमें हमने देखा कि इफ नॉट मेजॉरिटी, मैनी सच कंप्लेंट्स वर कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स या जो भी मैनेजरियल स्टाफ रहता था। दैट प्रिसाइजली वाज अबाउट द ग्रेचुटी या वेजेस, कि हमने 5 साल से ज़्यादा काम कर रखा है लेकिन हमें ग्रेचुटी नहीं दी गई है। हमें छुट्टियों के टाइम पे कहा गया कि आप चले जाओ ताकि उनको छुट्टियों का पैसा ना देना पड़े। तो उसमें हमने ज़ाब्ते के हिसाब से जो कानून था
उसके हिसाब से लोगों को ग्रेचुटी भी दिलाई है, उसके हिसाब से हमने वेजेस भी लोगों को दिलाए हैं। और आप जानते हैं कि जब कानून होता है तो उसका कहीं ना कहीं वायलेशन रहता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जो भी अदारा जात हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी उसमें तत्पर रहते हैं। तो हमारे नोटिस में जब कभी भी ग्रीवांस आती है, चाहे जैसे आपने जिक्र किया प्राइवेट स्कूल्स की है, तो हम उसको एड्रेस रिड्रेस प्रॉपरली जो है हम करते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेचुटी को लेकर के या बाकी बेनिफिट्स को लेकर के। एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट FTE एक नए इंट्रोडक्शन है इन लेबर कोड्स में। पहले जो कानून के हिसाब से कोई भी आदमी अगर 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेचुटी का हकदार हो जाता है। लेकिन अब जो आदमी FTE, जैसे मैंने बोला फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो आदमी जो 1 साल कंटिन्यूसली 12 महीने अगर काम करेगा, जहां पहले 5 साल था, अब वो FTE में अगर एम्प्लॉय लगता है 1 साल के लिए काम करता है तो ग्रेचुटी का हकदार हो सकता है, ESI का हकदार हो सकता है, प्रोविडेंट फंड का हकदार हो सकता है। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक नया, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है बोथ फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो उनका काम ले सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आपने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, थोड़ी रोशनी इस पर डालें, ये क्या होता है? देखिए, अगर बुनियादी आप बात करें तो वो एक आदमी जिसका ESI कंट्रीब्यूशन आता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आता है और बड़ा विजिबल एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, उसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर का नाम देते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप समझ लीजिए कि उसमें इतनी विजिबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। मेन जो आप उसकी डेफिनेशन को लेकर के चलें तो मेन डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की यही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई शख्स काम करता है, उस शख्स को एक एम्प्लॉयर खुश नहीं है अपने एम्प्लॉय से, वो उसको नौकरी से किस तरह, किस बुनियाद पे निकाल सकता है? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से खुश नहीं है, उसके लिए क्या कानून बोलता है? देखिए, ये भी एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो भी आपको बताऊंगा। एक तो जो हमने ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट की बात की, जिसका जिक्र आप कर रहे हो, तो किसी भी आदमी को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। उसको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, उसके अलावा उसको रीजंस एक्सप्लेन किए जाएंगे कि आपको हम निकाल क्यों रहे हैं। उसके अलावा एक रीस्किलिंग फंड जिसमें एम्प्लॉयर की, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की 15 दिन की वेजेस का कंट्रीब्यूशन वो रीस्किलिंग फंड में रखेगा। से फॉर एग्जांपल एक एस्टेब्लिशमेंट है या एक फैक्ट्री है, उसने कुछ मशीनरी लगाई है और उस मशीनरी के लिए वो वर्कर जो आज की डेट में उसके पास काम कर रहे थे 4-5 लोग, तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो उनको निकालना चाहता है। उनको एक्सप्लेन करेगा कि मैं ये मशीनरी यहाँ लगा रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास और जहाँ 4 चाहिए थे वहाँ 2 लोग और आ गए। लेकिन वो उनकी स्किलिंग के लिए एक रीस्किलिंग फंड 15 दिन के उनकी वेजेस का वो कंट्रीब्यूट करेगा ताकि वो रीस्किलिंग उनकी कर पाए। पहला एक 30 दिन का नोटिस एक्सप्लेनिंग टू देम व्हाई दे आर बीइंग रिट्रेंच्ड और लेड ऑफ, और फिर वो रीस्किलिंग फंड देगा, उसके बाद ही उनको निकाल पाएगा। ओके, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप वैसी आपको नज़र नहीं आती है। सो देयरफॉर वो आदमी जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, उसके लिए अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो भी, जैसे अगर आप उस साइट पे बात करें, अगर हम गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करते हैं, आज हम बहुत सारे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। अब उनको क्या, अगर सपोज कोई निकाल रहा है या उनको कोई तंग कर रहा है, तो वो हमें कौन दिखा रहा है? सो व्हाट हैपन्स इज कि वो एम्प्लॉय या वो एम्प्लॉयर हमारे पास आता है, बिकॉज एज आई सेड कि इसकी जेनेसिस कहाँ से होगी? फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। जब एक अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होगा, उस अपॉइंटमेंट लेटर में कितनी देर के लिए उसको लगा रहे हैं, कितने वेजेस उसको दे रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, और किन टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट होने के बाद एम्प्लॉयर साइड या एम्प्लॉय साइड एक दूसरे के खिलाफ काम कर सकेंगे। तो वो ग्रीवांस हमारे पास लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि हम, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक रिटर्न फाइल करना होता है, तो एक मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। उस रिटर्न में हमें पता चलेगा कि ये लोग हैं जो ESI EPFO कंट्रीब्यूट कराते हैं, या ये लोग हैं जो इनके पास काम करते हैं, या मैं आप दूसरी तरफ से अगर आपको एग्जांपल दूं, कंट्रैक्टर है। सो एक कंट्रैक्टर के पास कुछ लोग हैं, 40-50 लोग हैं, 50 लोग चाहिए होंगे। उन 50 लोगों को अगर वो टाइम पे वेज नहीं दे रहा है, वो अगर जैसे मैंने कहा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं दे रहा है, या जो हमने वुमेन वर्कर की बात करी, अगर नाइट शिफ्ट पे काम करवाना है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस
प्रोवाइड करानी है, बच्चा छोटा है तो क्रच सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, जिस जगह पे वो काम करते हैं इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए, एंड मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली गिव दैट एटमॉस्फेयर, अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, वो नहीं करवा रहा है तो एम्प्लॉय हमारे पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। वी कैन आल्सो सी इन सर्टन केसेस जो वो रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक कंट्रैक्टर को काम करना है उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, एक एस्टेब्लिशमेंट को काम करना है उसको एक रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवानी होगी, और जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास उनका रिटर्न भी आता है कि हमारे पास इतने लोग काम करते हैं, इतनों का हम EPFO ESI कटवाते हैं, इतनों को इतनी वेजेस देते हैं, वो डिटेल्स हमारे पास आएंगी। और जहाँ कहीं भी वायलेशन नज़र आएगी और एम्प्लॉय की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से कोई ऐसी दुश्वारी आएगी तो आई थिंक जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उनको हम इन्फोर्स करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आज से कुछ समय पहले जब एक लेबर बीमार हो जाता था तो उसको कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था, क्या अब हमारे पास कोई ऐसी सुविधा है हमारे लेबर्स के लिए? देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास आज एक तो डिस्पेंसरीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो स्टेट इंश्योरेंस सोसाइटी की डिस्पेंसरीज़ हैं, इसके अलावा 2 बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं। एक हमारा जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा है और एक कश्मीर में बडगाम में ओमपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर ने रिसेंटली वो इनागोरेट किया था। बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी को और ज़्यादा बेटर कहीं सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़े तो वो भी रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी एम्पैनलमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है कि ये सब जो हॉस्पिटल्स हैं वो एम्पैनल्ड हैं। और अब तो हम इस प्रोसेस में हैं कि हम उनको कैशलेस सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड करें कि वंस दे कम टू अस इन दी डिस्पेंसरी, अगर उनको इमीडिएटली कहीं भेजना है तो वो इमीडिएटली वहाँ चले जाएं, वहाँ पे कैशलेस सर्विस हो। तो जैसे आपने जिक्र किया, वी हैव गुड 2 हॉस्पिटल्स, वन एट बड़ी ब्राह्मणा ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वन एट ओमपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट बडगाम। क्या हमारे पास किसी भी सेक्टर में पेंशन की कोई पॉलिसी होती है, कोई ऐसा कोई है स्कीम पेंशन रिलेटेड? यस, एक तो मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा, एक प्राइम मिनिस्टर्स श्रम योगी मानधन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें कोई भी वर्कर जो 18 से 40 साल का है वो उसमें एलिजिबल है। अगर 18 साल का है तो उसको एक महीने के सिर्फ 55 रुपये देने हैं, 55 रुपीज़ ओनली। तो अगर आप महीने की बात करो तो मुश्किल से 2 रुपये एक दिन के उसको कंट्रीब्यूट करने, तो 60 ईयर्स के बाद उसको पेंशन जो है वो मिल जाएगी। तो एक तो पेंशन स्कीम ये है। उसके अलावा EPFO की भी एक पेंशन स्कीम है, जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की भी पेंशन स्कीम है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर श्रमयोगी मानधन योजना है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भी वर्कर्स हमें सुन रहे हैं आज, वो सब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आफ्टर 60 ईयर्स जब वर्कर अपनी उस सेहत में नहीं होता है काम करने के लिए, तो अपनी एक सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रखना ज़रूरी रहता है अपने फैमिली के लिए। तो हमारे सभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स हैं जो अपने ऑफिसेज में और अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट कैंप्स करते हैं, तो आप लोग वहाँ जाइए और अपनी ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं ये इसमें करिए, ताकि आपको 60 ईयर्स के बाद आपको पेंशन मंथली मिल जाए। बहुत खूब। आपने अभी हॉस्पिटल का जिक्र किया, 2 हॉस्पिटल बड़े हमारे पास अपनी हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिस्पेंसरीज हमें। इसके अलावा क्या लगता है आपको अभी हमारे डिपार्टमेंट की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, अगर आप एक वर्कर की कोई भी ग्रीवांस, बी दैट द पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर दैट मैटर, बिकॉज वी नो कि महीने के बाद अगर एक वर्कर को वेज नहीं मिलता है तो उसका पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। तो पहले तो हमारी ये प्रायोरिटी रहती है टू एंश्योर कि वर्कर इज पेड वेजेस, नंबर 1। नंबर 2, खुदा ना खास्ता कभी वर्क प्लेस पे कोई दुश्वारी आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक ब्रेड अर्नर जो है उसको परेशानी आ गई है तो पूरे परिवार को आ जाती है, बिल्कुल सही, जो उस पर डिपेंडेंट है उसको इम्पैक्ट होता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो इमीडिएट उसके रेस्क्यू पे आए। और हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे एम्प्लॉयर इमीडिएट जो है कुछ एक्स ग्रेशिया उनको दे देता है, और हमारे लोग भी जा करके जो भी रिक्वायर्ड रहती हैं चीज़ें वो मुहैया करवाते हैं। सेकेंड इज़ दैट। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसका कोई एक क्लेम, जैसे मैंने जिक्र किया था, ई श्रम पोर्टल पे अगर कोई रजिस्टर्ड है, खुदा ना खास्ता अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए जो हैं वो उस रजिस्ट्रेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको दिला सकें। लास्ट ईयर हमने जो कंपनसेशन है अराउंड 24 करोड़, ये हमने अपने जो वर्कर्स को 24 करोड़ दिलाई है।
इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स रहती हैं, चाहे वो लेबर सराइज बनाने की ज़रूरत हो, कुछ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत हो, रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत हो, जैसे मैंने बहुत सारी स्कीम्स का नाम लिया और कुछ जो हमारी बीमा योजनाज हैं उनका नाम नहीं ले सका, लेकिन वो कुछ योजनाएं हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की बात हो। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं, क्या किया जाए, कितना बेहतर किया जाए कि उन आपस में उनका जो एक रिलेशनशिप है वो कंड्यूसिव रहे, बिकॉज वी नो कि अगर उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन अच्छी रहेगी एक जगह की, फैक्ट्री की। और जब आपकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी रहती है तो आपका आउटकम अच्छा रहता है, वो नेशन बिल्डिंग में हमें जानकारी, हमारी इकोनॉमी बेटर रहती है। तो जो एक फाउंडेशन स्टोन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी इकोनॉमी का, मुझे लगता है कि ये कंड्यूसिव जो एटमॉस्फेयर है, जो कंड्यूसिव रिलेशनशिप है, बेटर रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर की है वो रहे, तो हमारी कुल मिला के यही रहता है कि अगर किसी को ग्रेचुइटी मिलनी है वो टाइम पे मिलनी चाहिए, अननेसेसरली कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम बोथ साइड्स। ऐसे नहीं कि कोई किसी को कभी भी विदाउट नोटिस टर्मिनेट कर दे, या खुदा ना खास्ता हमने कई बार ऐसा भी देखा है, द फीमेल वांट्स टू गो ऑन मैटरनिटी लीव, सो दैट इज डिनाइड, समटाइम्स डिनाइड। एक हमारे नोटिस में बहुत रिसेंट था, एक रामबन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ऐसा एक इशू आया कि दी फीमेल वांटेड टू गो ऑन मैटरनिटी, तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमने आई थिंक विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स इट टुक अस टू गेट इट रिजॉल्व, कि उनको हमने मैटरनिटी लीव भी दिला दी, उनका जो भी बेनिफिट्स थे वो भी दिला दिए, और इंश्योरेंस भी ले ली, वी गॉट द एश्योरेंस आल्सो कि उसको बाद में जॉब भी दी जाएगी, और वो आज काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कुल मिला करके जो वर्कर्स का बेनिफिट, वर्कर्स का वेलफेयर ऑन वन साइड, एंड एम्प्लॉयर का बेनिफिट, एम्प्लॉयर का कंसर्न, या compliances for that matter, because as government we want compliances of the from the employer side, वो compliances भी कितनी साफ, streamlined, easy रहे, उन दोनों चीज़ों का हम जो है अचीवमेंट रखते हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट है। बहुत ही खूब। चैलेंजेस क्या है डिपार्टमेंट के सामने? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वी हैव टू कैटर टू मैनी वर्कर्स, इन द सेंस दैट यू जस्ट कांट रीच आउट टू ईच एंड एवरी वर्कर कि हमें एक्चुअल में पता लगे कि वो वर्कर जो है उसको कोई दुश्वारी है। हम ये भी बड़ा चैलेंज मानते हैं कि एक वर्कर जो दिहाड़दारी करता है, डेली जो काम करता है, अगर उसको कोई परेशानी आती है तो वो हमारे ऑफिस में अगर आता है उसका दिन टूट तो जाता है, आधा दिन टूटेगा उसका। बिल्कुल सही। तो वो चैलेंज रहता है, और हमारी मेरी तरफ से ये हदायत रहती है, हमारे सीनियर्स की हदायत रहती है कि हम वी रीच आउट टू देम, कोई ऐसा माध्यम, जैसे मैंने कहा कि एक श्रमिक वार्ता का माध्यम है, या श्रमिक मित्र का एक हमने वो जो कॉल सेंटर की बात करी वो एक माध्यम है, या हम आए दिन उनके एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरेक्ट करें। मैं खुद भी सभी जगहों पे जाने की कोशिश करता हूं, सभी डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश करता हूं, सो दैट वी गिव द वर्कर्स एन ओपन प्लेटफॉर्म कि आप लेबर कमिश्नर से बात करिए, आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से बात करिए, डिप्टी लेबर कमिश्नर से बात करिए कि आपको क्या ग्रीवांस है। तो एक चैलेंज ये ज़रूर है कि हम उन वर्कर्स तक पहुँचें, खुद जा कर के पहुँचें, क्योंकि एज आई सेड, एक तो कभी उनको हिम्मत कभी ऐसा नहीं होती है कि हम एम्प्लॉयर के खिलाफ बोलें, कहीं निकाल ही ना दे, तो हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होने देते हैं। दैट इज़ वन। कभी कोई ग्रीवांस आती है तो हम उन तक पहुँचें, दैट इज़ नंबर टू। और हमारी कोशिश है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे मैंने कहा, एक चैलेंज ये भी रहता है कि हम सबको ये बता भी पाएँ। एक चैलेंज होता है कि हम एक प्रॉपर एक कैंपेन इस तरह से हो कि हर आदमी को, जैसे हमने अभी स्टार्ट करी है, लोगों को लेबर कोड्स के बारे में बताने के लिए कि भाई एक्चुअल में अब क्या होने जा रहा है एम्प्लॉयर का, दो इट हैज़ जस्ट बिगन, बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि हमारे ड्राफ्ट रूल्स हैं अभी दो, जब नोटिफाई हो जाएंगे तो विल जस्ट गो ऑल आउट ऑन दैट, लेकिन एम्प्लॉयर को भी अच्छे से बता पाएं कि आपकी राइट्स, आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी कंप्लायंसेस क्या है, और एम्प्लॉय को भी बता पाएं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये चैलेंजेस रहते हैं, और कोशिश ये है कि इन चैलेंजेस को होते हुए भी हम जितना अच्छा कर पाएं फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, एज आई सेड, उनका एटमॉस्फेयर वर्क प्लेस पे और उनकी रिलेशनशिप आपस में बेटर रहे, तो ये हम सबके लिए अच्छा है। बहुत ही खूब। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं डिपार्टमेंट के? देखिए, पहला तो ये है कि जैसे हम वी आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग लेबर कोड्स, और पहला प्लान तो ये है कि हम इस लेबर कोड्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इतने सालों के बाद एक रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स, एक रिवोल्यूशनरी लैंडमार्क रिफॉर्म आया है हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दूसरा,
और क्या बेस्ट सुविधाएं जो हैं जो हम लेबर को प्रोवाइड कर सकें। जैसे हम ये सोचते हैं कि एक टाइम था कुछ वेलफेयर सेंटर्स हम सोच रहे थे कि हम वेलफेयर सेंटर्स बनाएं। गवर्नमेंट की ये भी इच्छा है कि हम कुछ इंटीग्रेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जहाँ पे हम वहीं पे डिस्पेंसरी भी रखें, वहाँ पे हम उनका वेलफेयर सेंटर भी रखें, वहीं पे हम स्टॉप सेंटर उनके उनका जो लेबर सराय जिसकी हम बात करते हैं, जो नाइट शेल्टर्स रहते हैं वो भी रखें, ताकि जहाँ एक तरफ उनकी फैमिली, उनका जो हेल्थ का एस्पेक्ट है उसको भी देखें, और जो खेल कूद की हम बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, कभी हम देखते हैं कि उनको खेलने भी उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे, वो एक सेंटर्स कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। और कहीं पे भी कोई भी ग्रीवांस, कोई भी तकलीफ वर्कर को हो रही हो फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, या कोई भी चीज़ उनको सरकार की तरफ से फैसिलिटेट करने की ज़रूरत हो। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इन लेबर कोड्स में अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नाम आ गया है। सो अर्लियर इन द एक्ट्स हम कहते थे कि एक इंस्पेक्टर होता है, अब उस इंस्पेक्टर का नाम इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। सो इट इज फॉर बोथ, फैसिलिटेटर फॉर एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयर। उसमें वाकई में लिखा गया कि ये इंस्पेक्टर जो है एज फैसिलिटेटर काम करेगा। वो हम इंस्पेक्टर आज की बात करते थे कि बस वो जो एनफोर्स करने वाला वो नहीं है, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है। तो जो मैं कह रहा था कि अगर उनको हम फैसिलिटेट कर पाएं तो फ्यूचर प्लान्स में जितना आसान हो सके, अब पूरा का पूरा जो हमारा सेटअप रहेगा, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, उसका एक आईटी आर्किटेक्चर डेवलप कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक श्रम सुविधा पोर्टल नाम से और एक समाधान पोर्टल नाम से बनाया गया है। हमारा पहले जो हम सर्विसेज देते थे सिंगल विंडो सिस्टम थी, हमको 23 सर्विसेज ऑनलाइन देते थे, देयर वाज नो ह्यूमन इंटरफेस। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवानी है शॉप्स की, एस्टेब्लिशमेंट्स की, रिन्यूअल्स करवाने, वो ऑनलाइन होते थे। अब और बेहतर एक आईटी आर्किटेक्चर जो है बनाया जा रहा है, और उसमें जैसे मैंने कहा इंस्पेक्शंस जो हैं वो भी वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस हैं। तो कुल मिला के चीज़ों को कैसे स्मूथ इम्प्लीमेंट लेबर कोड्स को किया जाए, स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, वो सब चीज़ें हमारे फ्यूचर की प्लान। बहुत ही खूब। वक्त थोड़ा सा बचा हुआ, मैं चाहूँगा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? देखिए, बतौर लेबर कमिश्नर तो मैं चाहूँगा कि हम दोनों लेबर, ये एम्प्लॉई साइड और एम्प्लॉयर साइड को देखें, और जो भी हमसे बन पाए वो हम करें। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी की ज़रूरत होती है कि इसमें सपोज एक एम्प्लॉयर ले ऑफ करना चाहता है, रिट्रेंचमेंट करना चाहता है, या एंगेज करना चाहता है लोगों को। तो अगर आपको वैसी कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप हेजिटेट ना करें, हमारे ऑफिस को अप्रोच करें। और जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हमें सुन रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई ज़्यादती हो रही है किसी भी तरह की, छोटी या बड़ी, आप बिना हिचक, बिना हेजिटेशन के हमारे ऑफिस को अप्रोच करें। हम इंश्योर करेंगे कि आपके एम्प्लॉयर को उस लूप में लेकर के हम आपकी वो ग्रीवांसेस एड्रेस करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से काम करें, और जो मैंडेट गवर्नमेंट की तरफ से लेबर डिपार्टमेंट को है उसको ठीक तरीके से, इफेक्टिवली और एक प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त देने का, क्योंकि कई सारी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अफवाहें होती हैं, एक्चुअल बात नहीं पता होती। लेकिन जब आप जैसी शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम में आती हैं, आप उस पर क्लियरिटी देते हैं तो लोगों को समझ आता है, ख़ासतौर पर उस शोबे से जुड़े हुए तमाम जो भी हमारे अशखास हैं उन्हें समझ आता है और उनको क्लियर हो जाता है, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक क्लियरिटी के साथ बढ़ते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे आज हमारे मेहमान। जी हाँ, एस चरणदीप सिंह जी, जो कि हमारे लेबर कमिश्नर हैं J&K। इन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि क्या नए कोड्स हैं और किस तरह से एक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को बेनिफिट दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें हम दूर करें, और कोशिश ये भी रहती है कि आपको आराम मिले, आपको आसाइश मिले, और वही काम हमारा ये लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट J&K। हमें उम्मीद है कि आज के इस शुमारे में भी आपने अपने जो भी सवाल जहन में थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और कुछ सवाल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी हमने लिए जिनके हमने जवाब देने की कोशिश की। इंशाल्लाह ऐसे ही हम अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक और टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आजकल हम देख रहे हैं लोगों के दिमाग में सवाल आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए उन सवालों के इतने सारे जवाब आते हैं जो कभी कभार इंसान को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि उन अफवाहों पर कान न धरें, और कोशिश करें कि जहां पर भी कंफ्यूजन होता है तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट से ही उसकी क्लैरिफिकेशन ले लें। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में, यानी हेलो दीदी के अगले शुमारे में एक और मौजू पे बात होगी, एक और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर से रखेंगे, खुश रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर किसी की मदद करते चलें। आज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।